Hello, good morning, students. Today we are going to start a new topic and chapter basic accounting term. Okay, basic accounting term. We will learn some basic accounting term in this video. Okay, starting with the first term business transaction. Business transaction. What is business transaction? All economic activities which is done in the business are called business transactions. Economic activity means where money value is attached in the transaction is called economic transactions. So financial transactions or economic event concerned with the money, point to be noted, concerned with the money or money worth, goods or services. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट कौन सा होता है बेटा? विच इज कंसर्न विद द मनी और मनी वर्थ गुड और सर्विसेज, अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, arises out of transfer or exchange of goods and services which brings a change in financial position are called business transaction. बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या है? जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हुई है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हुई है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? विच इज रिलेटेड टू द मनी, ठीक है, जो मनी से रिलेटेड हो, जिसमें मनी वैल्यू हम अटैच कर सके, वो सारी हमारी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंडर में आता है। तो इकोनॉमिक इवेंट वो है जिस पर हम, जिस ट्रांजैक्शन में, जिस बिजनेस के लेन देन में हम मनी वैल्यू अटैच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, कंसर्न विद द मनी, जैसे मनी से कंसर्न है, या मनी वर्थ गुड्स और सर्विसेज, जो भी मनी में हो, गुड्स हो या सर्विस हो। ठीक है, जैसे सामान खरीदा या बेचा, ठीक है, सर्विस ली या दी, लेकिन जिसमें क्या अटैच्ड हो? मनी भी अटैच्ड हो, है ना बेटा। किसी से कोई सर्विस ली तो साथ में कुछ पैसों में लियो, किसी को दी हो तो कुछ पैसों में दियो, गुड्स खरीदा हो या बेचा हो तो कुछ पैसों में बेचा हो। तो ध्यान रखना, जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है, जिस बिजनेस के लेन देन में, देखो ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग है बेटा लेन देन, ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाता है, यानी कि जिसमें मनी वैल्यू भी अटैच्ड हो, ठीक है। तो अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसफर का मतलब, मान लो मैंने कुछ सामान बेचा तो ये गुड्स ट्रांसफर हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन जिसके बदले में क्या है? मनी वैल्यू अटैच्ड है ना बेटा। तो गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी है हमारी, जिस पर मनी वैल्यू अटैच्ड है, वो हमारे लिए क्या हो जाती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। जिस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज भी आएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई सामान खरीदा तो सामान आया और पैसे गए, है ना बेटा, मनी हमारी तरफ से गई तो हमारे पास से उतने ही पैसे क्या हो गए? कम हो गए, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई। सामान आ गया तो सामान हमारे स्टॉक में हम रख लेंगे, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। तो ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है जिनसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज आता हो, किसी इवेंट में कोई फर्क आता हो, वो सब हमारे लिए क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यानी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हम सिर्फ तब बोलेंगे बेटा जब मनी इन्वॉल्व हो, कोई गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें मनी वैल्यू अटैच्ड हो वो ट्रांसफर की गई हो, ठीक है, और जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आता हो, दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या होता है? आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो टोटल एसेट्स हैं, यानी कि टोटल संपत्ति है, वो हमारी किसके बराबर होती है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बेटा? जो भी पैसा हमने बिजनेस में लगाया है वो, ठीक है। और लायबिलिटी, जो हमें दूसरों को देना हो, लायबिलिटी क्या होती है? जो हमें दूसरों को देना हो, उन दोनों के सम के बराबर टोटल एसेट होती है। इसके बारे में, इस इक्वेशन के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन भी लेंगे बेटा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि रियली में ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज अकाउंट। सो व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड, ठीक है। अकाउंट क्या होता है? सम ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है किसी पर्टिकुलर हेड में। जैसे एक पर्टिकुलर हेड हमने बना दिया कैश, तो इस अकाउंट में, यानी कि इस चीज में सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम आएंगे। कुछ यहां लिखेंगे, कुछ यहां लिखेंगे।
ये हमारी बेटे डेबिट साइड होती है, DR करके डिनोट करते हैं, ये क्या होती है बेटे डेबिट साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट, यानी कि ये डेबिट साइड है जहां पर हम लिख रहे हैं कौन कौन सी कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है। एक बेटा राइट हैंड साइड होती है जिसको बोलते हैं क्रेडिट, CR से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पर भी हम कुछ लिखते हैं कैश से ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हेड के अंडर में, यानी कि पर्टिकुलर हेड क्या हुआ, कैश, इस कैश के हेड में जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में लिखी हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे, अकाउंट, ठीक है। यानी कि ये रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ये ट्रांजेक्शंस हमने क्या रिकॉर्ड की हैं अंडर ए पर्टिकुलर हेड, किसी पर्टिकुलर हेड के अंडर में जब हम कुछ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे लिए, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंट बोलते हैं। इसको डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अकाउंट के लिए स्पेशल एक चैप्टर है जिसमें हम सारे अकाउंट बनाना सीखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। ऑल रूल्स विल बी लर्न बाय अस इन द लेटर चैप्टर, ओके। तो यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको भी हम डिटेल डिस्कशन बाद में लेंगे, इसको भी डिटेल डिस्कशन बाद में लेंगे। अभी सिर्फ दिस इज ए बेसिक अकाउंटिंग टर्म अकाउंट, ठीक है। हम एक बेसिक फंडा पढ़ रहे हैं कि अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड इज कॉल्ड अकाउंट, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल, ठीक है, एनी कैश, गुड्स और एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू invested or introduced by the owner or proprietor in the business is called capital. कैपिटल का अदर नाम भी है बेटा ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, ठीक है। कैपिटल क्या है, एक बिजनेसमैन ने, यानी कि ओनर ने, बिजनेस के ओनर ने शुरुआत में जब भी बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्ट करते टाइम जो भी कैश, गुड्स या कोई भी एसेट जिसकी मनी वैल्यू हो, अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है, इंट्रोड्यूस की मतलब बिजनेस में लगाई है, किसने लगाई है, ओनर ने या प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं, तो वो जो अमाउंट है उन सब का जो सम है उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। इसको ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। लेट दिस इज ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि प्रोप्राइटर है, ओके, दिस इज द बिजनेस, ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस है। इस ओनर ने बिजनेस में एक तो कैश लगाया, कैश लगाया लेट 1 लाख रुपए का, कुछ उसके पास सामान रखा हुआ था वो भी उसने बिजनेस में लगा दिया, गुड्स, ठीक है, मान लो 50,000 का था, कुछ फर्नीचर वर्नीचर भी रखा था उसके पास, वो भी वो बिजनेस में लगा, लेके आ गया कि भाई ऐसा यहाँ रखते हैं, यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो ये एसेट में आ गई हमारी फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर हमारा कितने का लगाया उसने, 50,000 रुपये का, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, एक ओनर ने, ठीक है, ये कौन है, ओनर, या जिसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में स्टार्ट करते टाइम जो भी कैश, गुड्स या एसेट लगाई, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी लगाया, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल दीज आइटम्स इज कैपिटल। लेट हमने टोटल जो सम लगाया है वो लगाया है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपीज इज आर कैपिटल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कोल्ड ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ, ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ, ओके बेटा, समझ आया। तो एक बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो भी उसमें कैश लगाया, कोई गुड्स लगाया, कोई और कोई एसेट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कुछ भी लगाई, तो उन सब का जो इनिशियल पॉइंट का जो सम है दैट इज कॉल्ड कैपिटल और ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, ओके बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग, एनी अमाउंट, गुड्स और एसेट टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस इज कॉल्ड ड्राइंग। यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए हमने बिजनेस में से जो भी निकाल के हम घर ले गए, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज से यूज कर लिया, वो हमारे लिए क्या है बेटा, ड्राइंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज को देखें तो लेट, ये हमारे लिए क्या है, हमारा घर, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, डोमेस्टिक पर्पज, ये होम मान लो आप, ये मान लो हमारे लिए क्या है, बिजनेस, ठीक है। लेट बिजनेस में मैं ये पेन बना रहा हूं,
लेट बिजनेस में क्या बना रहा हूं बेटा, मैं ये पेन बना रहा हूं, ठीक है। अब पेन की तो घर में भी जरूरत है, तो मैंने क्या करा, कुछ पेन यहां से निकाल के अपने घर ले गया, ठीक है। कितने के पेन ले गया, मान लो मैं 5,000 रुपए के पेन ले गया, 5,000 रुपीज के गुड्स हैं, ठीक है। हम सामान क्या बना रहे थे बिजनेस में, पेन बना रहे थे, तो पेन हमारे लिए क्या है, गुड्स है। तो मैं गुड्स निकाल के अपने घर ले गया, कितने के, 5,000 रुपए के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी मैं ले गया वो सब हमारे लिए क्या है बेटा, ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। हम जब बिजनेस करते हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत सारा सामान बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, है ना। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। अब घर में भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। कहाँ से लेंगे, बिजनेस से निकाल के पैसे कहाँ ले जाएंगे बेटा, घर ले जाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या करा, हमने क्या करा, कुछ कैश निकाला और ले गए, कहाँ ले गए, घर, ठीक है। ये कैश निकाला हमने, बिजनेस से कैश निकाला और कहाँ ले गए, घर। कितने का कैश निकाला, 10,000 रुपए का। तो हमारे लिए टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 15,000 रुपए की। ये हमारे लिए क्या है, ड्राइंग है। 15,000 की बेटा ये हमारे लिए क्या है, ड्राइंग। तो हम अपने बिजनेस में से कुछ भी निकाल के घर ले जाएं, या अपना पर्सनल यूज, या तो घर ले जाएं या कुछ भी पर्सनल यूज करें, पर्सनल यूज करें, तो वो हमारे लिए बेटा क्या हो जाता है, ड्राइंग हो जाता है, ठीक है बेटा। उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग। अपने पर्सनल पर्पस के लिए हमने अपने बिजनेस में से कैश निकाला, सामान निकाला, घर ले गए, या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया, तो दैट इज ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइबिलिटीज। व्हाट इज लाइबिलिटीज, एनी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर और टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लाइबिलिटी, ठीक है। बिजनेस कोई भी पैसा ओनर को देगा या किसी आउटसाइडर को देगा, तो वो उसके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। यानी कि ऑल अमाउंट विच इज टू बी पेड, विच इज टू बी पेड, जो हमें दूसरों को देना है वो लाइबिलिटी है। जो भी हमें दूसरों को देना है वो लाइबिलिटी है। बट रिमेंबर फर्स्ट दैट बिजनेस एंड ओनर, these are two separate things. ओके, लेट मैं एक ओनर हूं, ठीक है। मेरा नाम क्या है, कपिल। मैं एक ओनर हूं और ये मेरा क्या है, बिजनेस है। मैंने शुरुआत में बिजनेस में यहां पर पैसे लगाए, तो हम क्या मान रहे हैं, मैं अलग हूं, बिजनेस अलग है। मैंने जो भी पैसे बिजनेस में लगाए, बिजनेस बाद में मुझे वापस देगा, बिजनेस मुझे बाद में वापस देगा। देगा तो बिजनेस की क्या बन जाती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कि बिजनेस जो पैसा ओनर को वापस देगा वो भी लायबिलिटी है। अगर हमने बाहर से कोई सामान खरीदा हुआ है, ठीक है, बाहर से किसी से कुछ उधारी है, तो बिजनेस जो बाहर वालों को देगा, ठीक है, वो भी बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी बेटा, लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आउटसाइडर को जो देगा वो भी लायबिलिटी हो जाएगी, हमें वापस जो हमारा पैसा करेगा वो भी लायबिलिटी। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विद ए व्यू दैट बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट थिंग, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेपरेट है। यानी कि ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि हम बिजनेस से हमारा पैसा हम वापस लेंगे, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, लायबिलिटी, बिकॉज दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर। ओके, अगर बाहर से कोई उधारी ली हुई है, हमने उधार सामान खरीदा हुआ है, कुछ भी करा हुआ है, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, वो भी क्या है, लायबिलिटी। So that's why we are calling that any amount payable by the business to the owner, ठीक है, or to the outsider is called liability, ठीक है। amount payable to the owner is internal liability, amount payable to the outsider is external liability. Okay beta, these are external liability. So there are two bifurcation of liability, non current liability and current liability, ठीक है। So what is the meaning of non current liability, amount payable after a period of more than 1 year from the end of accounting period is called non current liability, ठीक है। जो भी पैसा बेटा हमें 1 साल के बाद देना होता है, लेट वी आर स्टार्टिंग ए बिजनेस ऑन 1/4/2020 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल। जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, अप्रैल टू 31 मार्च, ये 31 मार्च 2021, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। जिसमें हमने क्या करा, हमने सोचा है कि हम सारे ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट वॉफिट निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि ये हमारा एंड हो जाएगा इस अकाउंटिंग ईयर का।
फिर अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू करेंगे। तो ऑल अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये यहां इसके भी बाद हमें देना हो, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या कह रहा है, ऑल अमाउंट पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो 1 साल हमारा इसके बाद यहां पर आता है 31 मार्च 2022, जो इसके भी बाद पे करना है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। हमारा अकाउंटिंग ईयर जहां पर खत्म होता है, जो लायबिलिटी उसके 1 साल के भी बाद पे करनी होती है, जो लायबिलिटी हमें 1 साल के भी बाद पे करनी है, वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। और जो चीजें हमारी जो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, ये हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है बेटा, हमारा अकाउंटिंग ईयर बेटा जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक है। लेट 31 मार्च 2021 तक है। तो जो लायबिलिटी हमें अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और जो 1 साल खत्म होने के भी उसके भी बाद पे करनी होती है, 1 साल के भी बाद पे करनी होती है, वो हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। सो अमाउंट पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मोर देन 1 ईयर, तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर के एंड के होने के बाद 1 साल के अंदर, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज आर लॉन्ग टर्म लोन, जो 1 साल के भी बाद पे करने हैं। ओके, करंट लायबिलिटी क्या है, जो विद इन 1 ईयर पे करनी है, जैसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा। ठीक है, उधार जिससे सामान खरीदा बेटा, वो बहुत ज्यादा दिन तक आपको आपके लिए वेट नहीं करेंगे, है ना। अब ऐसे नहीं कि हमने किसी से उधार सामान खरीदा, उसने कह दिया 2 4 5 साल बाद दे दियो, ऐसे नहीं होगा ना। तो वी हैव टू पे दैट अमाउंट विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, जब 1 2 3 महीने का ही उधार होता है, बहुत ज्यादा उधार नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी क्या हो गई, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, वो बिल्स जो पे करने हैं, अभी पे करने हैं विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, तो दीज लायबिलिटीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, विच आर पेबल, वो कहता है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, सो दिस इज लायबिलिटी। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड, देना है, जो देना है। ठीक है, इट कैन बी पेबल टू द ओनर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। इट कैन बी पेड टू द आउटसाइडर्स, दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, एंड टू मोर बाइफर्केशन, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन, यानी कि मोर देन 1 ईयर और विद इन 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एसेट। बेसिक अकाउंटेंट टर्म इज एसेट। व्हाट इज एसेट? एसेट्स मीन्स, अगर हिंदी में हम देखिए तो संपत्ति, हमारे पास जो कुछ भी है, ऑल विल बी आर एसेट। ठीक है, यानी कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी लीगल राइट ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि बिजनेस के ओनर ने, और कंपनी टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। ठीक है, जिसपे हम कोई भी मनी वैल्यू अटैच कर सकें, वो हमारे लिए क्या है, एसेट। हमारी एसेट हम किसको मान रहे हैं, जो पैसों में हो और जो हमारी संपत्ति हो। ठीक है, जिसको हम पैसों में मेजर भी कर सके, यानी कि मनी मेजरमेंट भी हो सके, तो दैट विल बी एसेट। ठीक है, देयर आर टू बाइफर्केशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? ऑल दोज एसेट्स which are to be convertible into cash within a short period of time, within 12 months, within 1 year, ठीक है, it will be called current assets। यानी कि वो assets जिसको हमने रखा है किस लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए। कैश में कन्वर्ट कितने टाइम में, विद इन 1 ईयर, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हमारे लिए क्या है बेटा, करंट एसेट्स है। सारी की सारी एसेट जिसको विद इन 1 ईयर हमें कैश में कन्वर्ट करना है, या 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना है, दैट विल बी आर करंट एसेट्स। एंड नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कैसी होती है, जिसको हमने रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदा। ठीक है, जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग हमने इसलिए थोड़ी खरीदी कि खरीद के बेच देंगे, है ना, वो तो यूज के लिए खरीदी है, यूजफुल है हमारी। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, पहला।
ठीक है, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के तरीके से हेल्ड की, यानी कि भैया एक बार ले ली, लेके फिर रख ली, ठीक है, फिर हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। और टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस के ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए जो खरीदी गई है वो हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल हमने लैंड खरीदी, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, तो दीज आर नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल, हमने ये रीसेल के लिए नहीं खरीदी है, बट टू, वो कहता है फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको स्मूथ रनिंग के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंफर्टेबली चलाने के लिए हमने वो मशीनें खरीदी हैं। जो बिल्डिंग खरीदी है हमने यूज करने के लिए खरीदी है, ना कि रीसेल के लिए खरीदी है। तो नॉन करंट एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं, जिसको रीसेल के लिए ना खरीदा हो, एज एन इन्वेस्टमेंट हम ट्रीट कर रहे हो, बस एक बार ले दी और छोड़ दी फिर काफी लॉन्ग टाइम तक, और उसको यूज कर रहे हैं, एंड टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। सो देयर आर मैनी bifurcation of non current assets. फर्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट, जो कि फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड है, यानी कि कोई बिल्डिंग हमने खरीदी तो इसलिए नहीं कि बेच देंगे, फिक्स कर दी, लाए और मतलब बिल्डिंग हमने फिक्स कर ली और उसको हम काफी लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, यूजफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, जो 1 साल से ज्यादा यूजफुल हो वो हमारे लिए क्या है, फिक्स है, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती हो, दैट इज फिक्स एसेट्स। ठीक है, हमने एक बिल्डिंग परचेज कर ली तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हम उसमें काम करेंगे, बिजनेस को हम यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग का किसी को पैसा नहीं देना है ना, तो वो भी पैसे हमारे बच रहे हैं, रेंटेड भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये फिक्स एसेट क्या होती है, यूजफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती हो, दैट इज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के दो बाइफर्केशन है बेटा, जैसे फिक्स एसेट हमारी क्या होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एग्जांपल्स हमारे क्या होंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इसके दो बाइफर्केशन अगर हम और देखें तो एक तो होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर फिजिकली एग्जिस्ट, जो हमारा फिजिकली एग्जिस्ट है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये क्या है हमारे लिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सो एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड, लैंड, लैंड को हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये टेबल है, टेबल को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, दीज आर द बाइफर्केशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिर है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि गुडविल, हमारी गुडविल जब हम मार्केट में बैठे हैं, ठीक है, एक रिलायंस की जो गुडविल है, एक मारुति की जो गुडविल है, कोई न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस से इनकी ज्यादा गुडविल है ना, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन किसी की गुडविल को जस्ट आप फील कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरा बहुत नाम है, मान लो कि कपिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये मेरी गुडविल है, एक मनी मार्केट में एक मनी वैल्यू की गुडविल बन जाएगी, लेकिन उसको जस्ट आप फील कर सकते हो, अल्टीमेटली आप मेरी गुडविल को टच नहीं कर पाओगे, इसको सिर्फ फील कर पाओगे, ठीक है। पेटेंट्स, किसी काम को करने का फॉर्मूला है ना, कोई कॉपीराइट्स, कोई आपने राइट लिया हुआ है, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन है, भाई ये फॉर्मूला इस पर्सन ने बनाया और ऐसे ऐसे करके ये एक रिकॉर्डेड हो गया, ठीक है, हमने रजिस्ट्रार के पास जाके इसको अपने नाम से रिकॉर्डेड करा लिया, अपने नाम से करा लिया, तो ये एक पेटेंट है। कोई कॉपीराइट है, हमने किसी से कोई कॉपीराइट लिया है, तो वो क्या है, एक रिटर्न फॉर्मेट है जस्ट, जिसको हम पढ़ के फील कर सकते हैं, अल्टीमेटली टच करेंगे तो किसको करेंगे, पेपर को, अल्टीमेटली टच करेंगे तो किसको करेंगे, इंक को, हम उसमें क्या लिखा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पेटेंट या कोई कॉपीराइट लिया है हमने, किसी से कोई कॉपीराइट लिया, तो वो एक एग्रीमेंट हो गया पेपर पे, तो उस पेपर पे जो लिखा है ना, उसको फील करना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम फील कर सकते हैं कि इस पेपर पे ये कुछ लिखा है, हम टच करेंगे तो अल्टीमेटली किसको करेंगे, पेपर को। तो यहां ध्यान रखना कि जो भी फिजिकली एग्जिस्ट ना हो, जिसको हम देख ना सकते हो, छू ना सकते हो, लेकिन मनी में उसकी वैल्यू है, तो दैट विल बी इनटेंजिबल एसेट। गुडविल, ठीक है। पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होता है बेटा, किसी भी काम को करने का कोई फॉर्मूला जो हमने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा रखा है, जिसकी मनी में भी वैल्यू है,
ठीक है, अगर हम वहाँ कहीं से परचेज कर रहे हैं उसको किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है, तो मनी हमने उसके लिए पे किया है ना, तो वो पेटेंट हमारी एसेट है। कोई कॉपीराइट, ठीक है, जैसे हॉल पे मूवीज चलती हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर से पहले कॉपीराइट लेना पड़ता है ना। कॉपीराइट क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट है कि भाई तुम ये मूवी इतने दिन तक अपने हॉल पे चला सकते हो, तो उसके बदले भी हमें पैसे देने पड़ते हैं ना। जो पैसों में हमने कोई चीज खरीदी वो हमारे लिए हमारी एसेट हो गई, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, विच आर नॉट फिजिकली एग्जिस्ट एंड नॉट सीन एंड टच्ड, बट इट हैज सम मनी वैल्यू। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड यूजफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड यूजफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, दैट वाइज इट इज अंडर द फिक्स्ड एसेट। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है? पहला फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सी? जो 1 साल से ज्यादा यूजेबल है, जिसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, एंड इट विल इंक्रीज आवर अर्निंग कैपेसिटी। टू मोर बाइफर्केशन, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल क्या? जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, फिर हमारे लिए क्या है ये आगे इसका? और नॉन करंट एसेट की बाइफर्केशन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से भी ज्यादा टाइम में रिलाइजेबल है, जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी हमारे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट ही है, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है। अगर हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया हुआ है, बेटा लिया नहीं हुआ, दिया हुआ है, तो उससे बाद में पैसे लेंगे हम, लेंगे तो हमारी एसेट है, लेकिन कब लेंगे? लॉन्ग टाइम के बाद वैसे लेंगे, तो इसलिए क्या है? ये नॉन करंट एसेट है, ठीक है। फिर या कोई अदर नॉन करंट एसेट जो इनमें नहीं आई, तो वो सब कहाँ पे आ जाएगी? इनमें। तो फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज ओनली 2 टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉन करंट एसेट क्या है, इसका मीनिंग, फिक्स्ड एसेट इसके बाइफर्केशन, these two are important from your examination point and you have to learn only these two, ठीक है। अदर्स की मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है क्योंकि दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज, ठीक है, कि इसके नॉन करंट एसेट्स में ये भी आते हैं, लेकिन अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। 11th क्लास के पर्पज के लिए, ठीक है, दीज टू टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एंड बाइफर्केशन ऑफ टू, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसिप्ट्स, ठीक है। रिसिप्ट्स में क्या है हमारे लिए? ऑल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो मिल गया या मिलने वाला है, फॉर सेलिंग ऑफ एसेट, कोई भी एसेट बेच के, गुड्स बेच के, सर्विसेज दे के, कुछ भी मिलेगा इनमें से किसी भी चीज से, दैट विल बी रिसिप्ट्स, ठीक है। तो इसमें देयर आर टू बाइफर्केशन ऑफ रिसिप्ट्स। क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? जो रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार आपको मिलेगा, वो रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। कैपिटल रिसीट वो है जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, यानी कि रिकरिंग नेचर का नहीं है, ठीक है, जो हमें कभी कभी मिलेगा, ठीक है। रेवेन्यू नेचर का जो क्या है? ऑल अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे बिजनेस हम मान लो ये पेन का कर रहे हैं, तो इस पेन को बेच के बार बार जो पैसे मिलते रहेंगे, बार बार हम इससे एक पेन को बेचेंगे, दूसरा बेचेंगे, फिर तीसरा बेचेंगे, कंटिन्यूसली पूरे साल पेन बिकते रहेंगे, तो पैसा आता रहेगा, तो वो हमारे लिए क्या है? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। ये हमारे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लेट मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो वहां से मुझे फीस मिलती रहेगी, हर महीने मिलेगी, है ना, हर महीने बार बार मुझे फीस मिलती रहेगी, तो वो हमारे लिए फीस रिसीव भी क्या हो जाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स। यानी कि जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार होता है इनकम, ठीक है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा? रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। और जो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? कैपिटल रिसीट्स, जैसे कि जो कभी कभी मिलती हैं, ठीक है। जैसे अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के नहीं है, जो बार बार नहीं मिलती, ठीक है, वो हमारे लिए कहाँ आती है? कैपिटल रिसीट में। जैसे मान लो बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग को हमने बेच दिया, तो बिल्डिंग को बेचने के रोज रोज थोड़ी बेचते हैं बिल्डिंग को, ठीक है। एक बार बिल्डिंग चलो भाई पुरानी हो गई, चलो यार अब इसमें बिल्कुल भी बात नहीं बन रही, या कोई मशीन बहुत पुरानी हो गई, अब तो ये बिल्कुल ही कचरा हो गई है, अभी इसको हमें फेंकना ही फेंकना है, और फेंक के जो भी मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है। तो कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम जनरली नहीं बेचते हैं, जैसे हमने नॉर्मली टेबल खरीदी, टेबल बेचने के लिए नहीं खरीदी, फैसिलिटेट करने के लिए खरीदी थी। बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, फैसिलिटेट करने के लिए खरीदी थी। मशीनरी, फर्नीचर, ये फैसिलिटेट करने के लिए खरीदा था। तो इनको अगर एक टाइम के बाद बेचना पड़ जाए तो वो कैपिटल रिसीट में आता है। ओके, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है वो रेवेन्यू रिसीट्स है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं है लेकिन फिर भी बेचने से हमें पैसा मिल रहा है, दैट विल बी कैपिटल रिसीट्स। ओके, तो अभी हम इस क्लास के लिए यहीं पे इसको एंड करते हैं।
एंड जो लेटर जो हमारे लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म होगी दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके ओके बेटा, अभी आप इसको लर्न करें एंड आस्क योर डाउट्स। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ गुड डे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। So today we are going to start a new topic and chapter basic accounting term. Okay, basic accounting term. We will learn some basic accounting term in this video. Okay, so starting with the first term, business transaction. Business transaction. What is business transaction? All economic activities which is done in the business are called business transactions. Economic activity means where money value is attached in the transaction is called economic transactions. So financial transactions or economic event concerned with the money, point to be noted, concerned with the money or money worth, goods or services. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट कौन सा होता है बेटा? विच इज कंसर्न विद द मनी और मनी वर्थ गुड और सर्विसेज, अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, arises out of transfer or exchange of goods and services which brings a change in financial position are called business transaction. बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या है? जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हुई है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हुई है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? विच इज रिलेटेड टू द मनी। ठीक है, जो मनी से रिलेटेड हो, जिसमें मनी वैल्यू हम अटैच कर सकें, वो सारी हमारी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंडर में आता है। तो इकोनॉमिक इवेंट वो है जिस पर हम, जिस ट्रांजैक्शन में, जिस बिजनेस के लेन देन में हम मनी वैल्यू अटैच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, कंसर्न विद द मनी, जैसे मनी से कंसर्न है, या मनी वर्थ गुड्स और सर्विसेज, जो भी मनी में हो, गुड्स हो या सर्विस हो। ठीक है, जैसे सामान खरीदा या बेचा, ठीक है, सर्विस ली या दी, लेकिन जिसमें क्या अटैच्ड हो? मनी भी अटैच्ड हो, है ना बेटा? किसी से कोई सर्विस ली तो साथ में कुछ पैसों में लियो, किसी को दियो तो कुछ पैसों में दियो, गुड्स खरीदा हो या बेचा हो तो कुछ पैसों में बेचा हो। तो ध्यान रखना, जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है, जिस बिजनेस के लेन देन में, देखो ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग है बेटा लेन देन। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाता है, यानी कि जिसमें मनी वैल्यू भी अटैच्ड हो। ठीक है, तो अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसफर का मतलब, मान लो मैंने कुछ सामान बेचा तो ये गुड्स ट्रांसफर हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन जिसके बदले में क्या है? मनी वैल्यू अटैच्ड है ना बेटा? तो गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी है हमारी, जिस पर मनी वैल्यू अटैच्ड है, वो हमारे लिए क्या हो जाती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज भी आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई सामान खरीदा तो सामान आया और पैसे गए, है ना बेटा? मनी हमारी तरफ से गई तो हमारे पास से उतने ही पैसे क्या हो गए? कम हो गए, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई। सामान आ गया तो सामान हमारे स्टॉक में हम रख लेंगे, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। तो ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है जिनसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज आता हो, किसी इवेंट में कोई फर्क आता हो, वो सब हमारे लिए क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यानी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हम सिर्फ तब बोलेंगे बेटा जब मनी इन्वॉल्व हो, कोई गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें मनी वैल्यू अटैच्ड हो वो ट्रांसफर की गई हो, ठीक है, और जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आता हो, दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या होता है? आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो टोटल एसेट्स हैं, यानी कि टोटल संपत्ति है, वो हमारी किसके बराबर होती है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बेटा? जो भी पैसा हमने बिजनेस में लगाया है वो, ठीक है, और लायबिलिटी जो हमें दूसरों को देना हो, लायबिलिटी क्या होती है? जो हमें दूसरों को देना हो, उन दोनों के सम के बराबर टोटल एसेट होती हैं। इसके बारे में, इस इक्वेशन के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन भी लेंगे बेटा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि रियली में ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज अकाउंट। सो व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। ठीक है, अकाउंट क्या होता है? सम ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है किसी पर्टिकुलर हेड में।
जैसे एक पर्टिकुलर हेड हमने बना दिया कैश, तो इस अकाउंट में यानी कि इस चीज में सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम आएंगे, कुछ यहां लिखेंगे कुछ यहां लिखेंगे। ये हमारी बेटे डेबिट साइड होती है, डीआर करके डिनोट करते हैं, ये क्या होती है बेटे डेबिट साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट, यानी कि ये डेबिट साइड है जहां पर हम लिख रहे हैं कौन कौन सी कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है। एक बेटा राइट हैंड साइड होती है जिसको बोलते हैं क्रेडिट, सी आर से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पर भी हम कुछ लिखते हैं कैश से ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हेड के अंडर में, यानी कि पर्टिकुलर हेड क्या हुआ, कैश, इस कैश के हेड में जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में लिखी हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे, अकाउंट, ठीक है। यानी कि ये रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ये ट्रांजेक्शंस हमने क्या रिकॉर्ड की हैं अंडर ए पर्टिकुलर हेड, किसी पर्टिकुलर हेड के अंडर में जब हम कुछ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे लिए, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंट बोलते हैं। इसको डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अकाउंट के लिए स्पेशल एक चैप्टर है जिसमें हम सारे अकाउंट बनाना सीखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। ऑल रूल्स विल बी लर्न बाय अस इन द लेटर चैप्टर, ओके। तो यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको भी हम डिटेल डिस्कशन बाद में लेंगे, इसको भी डिटेल डिस्कशन बाद में लेंगे। अभी सिर्फ दिस इज ए बेसिक अकाउंटिंग टर्म अकाउंट, ठीक है। हम एक बेसिक फंडा पढ़ रहे हैं कि अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है, ट्रांजेक्शंस ऑफ, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड इज कॉल्ड अकाउंट, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल, ठीक है, एनी कैश गुड्स और एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू invested or introduced by the owner or proprietor in the business is called capital। कैपिटल का अदर नाम भी है बेटा ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, ठीक है। कैपिटल क्या है, एक बिजनेसमैन ने, यानी कि ओनर ने, बिजनेस के ओनर ने शुरुआत में जब भी बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्ट करते टाइम जो भी कैश गुड्स या कोई भी एसेट जिसकी मनी वैल्यू हो, अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है, इंट्रोड्यूस की मतलब बिजनेस में लगाई है, किसने लगाई है, ओनर ने या प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं, तो वो जो अमाउंट है उन सब का जो सम है उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। इसको ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। लेट दिस इज ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि प्रोप्राइटर है, ओके, दिस इज द बिजनेस, ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस है। इस ओनर ने बिजनेस में एक तो कैश लगाया, कैश लगाया लेट 1 लाख रुपए का, कुछ उसके पास सामान रखा हुआ था वो भी उसने बिजनेस में लगा दिया, गुड्स, ठीक है, मान लो 50,000 का था, कुछ फर्नीचर वर्नीचर भी रखा था उसके पास, वो भी वो बिजनेस में लगा, लेके आ गया कि भाई ऐसा यहाँ रखते हैं, यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो ये एसेट में आ गई हमारी फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर हमारा कितने का लगाया उसने, 50,000 रुपये का, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, एक ओनर ने, ठीक है, ये कौन है, ओनर, या जिसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में स्टार्ट करते टाइम जो भी कैश गुड्स या एसेट लगाई, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, प्लांट लैंड बिल्डिंग मशीनरी कुछ भी लगाया, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल दीज आइटम्स इज कैपिटल। लेट हमने टोटल जो सम लगाया है वो लगाया है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपीज इज आर कैपिटल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ, ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ, ओके बेटा, समझ आया। तो एक बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो भी उसमें कैश लगाया, कोई गुड्स लगाया, कोई एसेट फर्नीचर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कुछ भी लगाई, तो उन सब का जो इनिशियल पॉइंट का जो सम है दैट इज कॉल्ड कैपिटल और ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, ओके बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग, एनी अमाउंट गुड्स और एसेट टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस इज कॉल्ड ड्राइंग। यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए हमने बिजनेस में से जो भी निकाल के हम घर ले गए, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज से यूज कर लिया, वो हमारे लिए क्या है बेटा, ड्राइंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज को देखें तो लेट, ये हमारे लिए क्या है, हमारा घर, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, डोमेस्टिक पर्पज, ये होम मान लो आप,
ये मान लो हमारे लिए क्या है, बिजनेस। ठीक है, लेट बिजनेस में मैं ये पेन बना रहा हूं, लेट बिजनेस में क्या बना रहा हूं बेटा, मैं ये पेन बना रहा हूं। ठीक है, अब पेन की तो घर में भी जरूरत है, तो मैंने क्या करा, कुछ पेन यहां से निकाल के अपने घर ले गया। ठीक है, कितने के पेन ले गया, मान लो मैं 5,000 रुपए के पेन ले गया, 5,000 रुपीज के गुड्स हैं। ठीक है, हम सामान क्या बना रहे थे बिजनेस में, पेन बना रहे थे, तो पेन हमारे लिए क्या है, गुड्स है। तो मैं गुड्स निकाल के अपने घर ले गया, कितने के, 5,000 रुपए के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी मैं ले गया वो सब हमारे लिए क्या है बेटा, ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, हम जब बिजनेस करते हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत सारा सामान बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, है ना। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। अब घर में भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, कहाँ से लेंगे, बिजनेस से निकाल के पैसे कहाँ ले जाएंगे बेटा, घर ले जाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या करा, हमने क्या करा, कुछ कैश निकाला और ले गए, कहाँ ले गए, घर। ठीक है, ये कैश निकाला हमने, बिजनेस से कैश निकाला और कहाँ ले गए, घर। कितने का कैश निकाला, 10,000 रुपए का। तो हमारे लिए टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 15,000 रुपए की। ये हमारे लिए क्या है, ड्राइंग है। 15,000 की बेटा, ये हमारे लिए क्या है, ड्राइंग। तो हम अपने बिजनेस में से कुछ भी निकाल के घर ले जाएं, या अपना पर्सनल यूज, या तो घर ले जाएं या कुछ भी पर्सनल यूज करें, पर्सनल यूज करें, तो वो हमारे लिए बेटा क्या हो जाता है, ड्राइंग हो जाता है। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग। अपने पर्सनल पर्पस के लिए हमने अपने बिजनेस में से कैश निकाला, सामान निकाला, घर ले गए, या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया, तो दैट इज ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइबिलिटीज। व्हाट इज लाइबिलिटीज, एनी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर और टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ठीक है, बिजनेस कोई भी पैसा ओनर को देगा या किसी आउटसाइडर को देगा, तो वो उसके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। यानी कि ऑल अमाउंट विच इज टू बी पेड, विच इज टू बी पेड, जो हमें दूसरों को देना है वो लाइबिलिटी है। जो भी हमें दूसरों को देना है वो लाइबिलिटी है। बट रिमेंबर फर्स्ट दैट बिजनेस, बिजनेस एंड ओनर, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। ओके, लेट मैं एक ओनर हूं, ठीक है, मेरा नाम क्या है, कपिल। मैं एक ओनर हूं और ये मेरा क्या है, बिजनेस है। मैंने शुरुआत में बिजनेस में यहां पर पैसे लगाए, तो हम क्या मान रहे हैं, मैं अलग हूं, बिजनेस अलग है। मैंने जो भी पैसे बिजनेस में लगाए, बिजनेस बाद में मुझे वापस देगा, बिजनेस मुझे बाद में वापस देगा। देगा तो बिजनेस की क्या बन जाती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कि बिजनेस जो पैसा ओनर को वापस देगा वो भी लायबिलिटी है। अगर हमने बाहर से कोई सामान खरीदा हुआ है, ठीक है, बाहर से किसी से कुछ उधारी है, तो बिजनेस जो बाहर वालों को देगा, ठीक है, वो भी बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी बेटा, लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आउटसाइडर को जो देगा वो भी लायबिलिटी हो जाएगी, हमें वापस जो हमारा पैसा करेगा वो भी लायबिलिटी। All transactions are recorded with a view that business and owner are two separate thing। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेपरेट है। यानी कि ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि हम बिजनेस से हमारा पैसा हम वापस लेंगे, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, लायबिलिटी, बिकॉज दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर। ओके, अगर बाहर से कोई उधारी ली हुई है, हमने उधार सामान खरीदा हुआ है, कुछ भी करा हुआ है, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, वो भी क्या है, लायबिलिटी। So that's why we are calling that any amount payable by the business to the owner, ठीक है, or to the outsider is called liability। ठीक है, amount payable to the owner is internal liability, amount payable to the outsider is external liability। okay beta, these are external liability। So there are two bifurcation of liability, non current liability and current liability। ठीक है, so what is the meaning of non current liability, amount payable after a period of more than 1 year from the end of accounting period is called non current liability। ठीक है, जो भी पैसा बेटा हमें 1 साल के बाद देना होता है, लेट वी आर स्टार्टिंग ए बिजनेस ऑन 1/4/2020 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल। जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, अप्रैल टू 31 मार्च, ये 31 मार्च 2021। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है।
ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, हमने सोचा है कि हम सारे ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि ये हमारा एंड हो जाएगा इस अकाउंटिंग ईयर का। फिर अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू करेंगे। तो ऑल अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये यहां इसके भी बाद हमें देना हो, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या कह रहा है, ऑल अमाउंट पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो 1 साल हमारा इसके बाद यहां पर आता है 31 मार्च 2022, जो इसके भी बाद पे करना है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। हमारा अकाउंटिंग ईयर जहां पर खत्म होता है, जो लायबिलिटी उसके 1 साल के भी बाद पे करनी होती है, जो लायबिलिटी हमें 1 साल के भी बाद पे करनी है, वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। और जो चीजें हमारी जो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, ये हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है बेटा, हमारा अकाउंटिंग ईयर बेटा जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक है। लेट 31 मार्च 2021 तक है। तो जो लायबिलिटी हमें अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और जो 1 साल खत्म होने के भी उसके भी बाद पे करनी होती है, 1 साल के भी बाद पे करनी होती है, वो हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। सो अमाउंट पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मोर देन 1 ईयर, तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर के एंड के होने के बाद 1 साल के अंदर, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज आर लॉन्ग टर्म लोन, जो 1 साल के भी बाद पे करने हैं। ओके, करंट लायबिलिटी क्या है, जो विद इन 1 ईयर पे करनी है। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा। ठीक है, उधार जिससे सामान खरीदा बेटा, वो बहुत ज्यादा दिन तक आपको आपके लिए वेट नहीं करेंगे, है ना। अब ऐसे नहीं कि हमने किसी से उधार सामान खरीदा, उसने कह दिया 2 4 5 साल बाद दे दियो, ऐसे नहीं होगा ना। तो वी हैव टू पे दैट अमाउंट विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, जब 1 2 3 महीने का ही उधार होता है, बहुत ज्यादा उधार नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी क्या हो गई, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, वो बिल्स जो पे करने हैं, अभी पे करने हैं विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, तो दीज लायबिलिटीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, विच आर पेबल, वो कहता है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, सो दिस इज लायबिलिटी। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड, देना है, जो देना है। ठीक है, इट कैन बी पेबल टू द ओनर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। इट कैन बी पेड टू द आउटसाइडर्स, दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, एंड टू मोर बाइफर्केशन, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन, यानी कि मोर देन 1 ईयर और विद इन 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एसेट। बेसिक अकाउंटेंट टर्म इज एसेट। व्हाट इज एसेट? एसेट्स मीन्स, अगर हिंदी में हम देखिए तो संपत्ति, हमारे पास जो कुछ भी है, ऑल विल बी आर एसेट। ठीक है, यानी कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी लीगल राइट ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि बिजनेस के ओनर ने, और कंपनी टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। ठीक है, जिस पे हम कोई भी मनी वैल्यू अटैच कर सकें, वो हमारे लिए क्या है, एसेट। हमारी एसेट हम किसको मान रहे हैं, जो पैसों में हो और जो हमारी संपत्ति हो। ठीक है, जिसको हम पैसों में मेजर भी कर सके, यानी कि मनी मेजरमेंट भी हो सके, तो दैट विल बी एसेट। ठीक है, देयर आर टू बाइफर्केशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? ऑल दोज एसेट्स which are to be convertible into cash within a short period of time, within 12 months, within 1 year, ठीक है, it will be called current assets। यानी कि वो assets जिसको हमने रखा है किस लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए। कैश में कन्वर्ट कितने टाइम में, विद इन 1 ईयर, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हमारे लिए क्या है बेटा, करंट एसेट्स है। सारी की सारी एसेट जिसको विद इन 1 ईयर हमें कैश में कन्वर्ट करना है, या 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना है, दैट विल बी आर करंट एसेट्स। एंड नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कैसी होती है, जिसको हमने रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदा। ठीक है, जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग हमने इसलिए थोड़ी खरीदी कि खरीद के बेच देंगे, है ना, वो तो यूज के लिए खरीदी है।
यूजफुल है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, पहला, ठीक है। हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के तरीके से हेल्ड की, यानी कि भैया एक बार ले ली, लेके फिर रख ली, ठीक है, फिर हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। और टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस के ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए जो खरीदी गई है वो हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल हमने लैंड खरीदी, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, तो दीज आर नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल, हमने ये रीसेल के लिए नहीं खरीदी है, बट टू, वो कहता है फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको स्मूथ रनिंग के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंफर्टेबली चलाने के लिए हमने वो मशीनें खरीदी हैं। जो बिल्डिंग खरीदी है हमने यूज करने के लिए खरीदी है, ना कि रीसेल के लिए खरीदी है। तो नॉन करंट एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं, जिसको रीसेल के लिए ना खरीदा हो, एज एन इन्वेस्टमेंट हम ट्रीट कर रहे हो, बस एक बार ले दी और छोड़ दी फिर काफी लॉन्ग टाइम तक, और उसको यूज कर रहे हैं, एंड टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। सो देयर आर मैनी बाइफर्केशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट, जो कि फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड है, यानी कि कोई बिल्डिंग हमने खरीदी, खरीदी तो इसलिए नहीं कि बेच देंगे, फिक्स कर दी, लाए और मतलब बिल्डिंग हमने फिक्स कर ली और इसको हम काफी लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, यूजफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, जो 1 साल से ज्यादा यूजफुल हो, वो हमारे लिए क्या है, फिक्स है, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती हो, दैट इज फिक्स एसेट्स, ठीक है। हमने एक बिल्डिंग परचेज कर ली तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हम उसमें काम करेंगे, बिजनेस को हम यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग का किसी को पैसा नहीं देना है ना, तो वो भी पैसे हमारे बच रहे हैं, रेंटेड भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये फिक्स्ड एसेट क्या होती है, यूजफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती हो, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के दो बाइफर्केशन है बेटा, जैसे फिक्स्ड एसेट हमारी क्या होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। एग्जांपल्स हमारे क्या होंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इसके दो बाइफर्केशन अगर हम और देखें तो एक तो होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर फिजिकली एग्जिस्ट, जो हमारा फिजिकली एग्जिस्ट है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये क्या है हमारे लिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सो एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, लैंड, लैंड को हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये टेबल है, टेबल को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। दीज आर द बाइफर्केशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओके। फिर है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गुडविल, हमारी गुडविल जब हम मार्केट में बैठे हैं, ठीक है, एक रिलायंस की जो गुडविल है, एक मारुति की जो गुडविल है, कोई न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस से इनकी ज्यादा गुडविल है ना, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन किसी की गुडविल को जस्ट आप फील कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरा बहुत नाम है, मान लो कि कपिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये मेरी गुडविल है, एक मनी मार्केट में एक मनी वैल्यू की गुडविल बन जाएगी, लेकिन उसको जस्ट आप फील कर सकते हो। अल्टीमेटली आप मेरी गुडविल को टच नहीं कर पाओगे, इसको सिर्फ फील कर पाओगे, ठीक है। पेटेंट्स, किसी काम को करने का फॉर्मूला है ना, कोई कॉपीराइट्स, कोई आपने राइट लिया हुआ है, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन है, भाई ये फॉर्मूला इस पर्सन ने बनाया और ऐसे ऐसे करके ये एक रिकॉर्डेड हो गया, ठीक है। हमने रजिस्ट्रार के पास जाके इसको अपने नाम से रिकॉर्डेड करा लिया, अपने नाम से करा लिया, तो ये एक पेटेंट है। कोई कॉपीराइट है, हमने किसी से कोई कॉपीराइट लिया है, तो वो क्या है, एक रिटर्न फॉर्मेट है जस्ट, जिसको हम पढ़ के फील कर सकते हैं। अल्टीमेटली टच करेंगे तो किसको करेंगे, पेपर को, अल्टीमेटली टच करेंगे तो किसको करेंगे, इंक को। हम उसमें क्या लिखा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पेटेंट या कोई कॉपीराइट लिया है हमने, किसी से कोई कॉपीराइट लिया, तो वो एक एग्रीमेंट हो गया पेपर पे, तो उस पेपर पे जो लिखा है ना, उसको फील करना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हम फील कर सकते हैं कि इस पेपर पे ये कुछ लिखा है, हम टच करेंगे तो अल्टीमेटली किसको करेंगे, पेपर को। तो यहां ध्यान रखना कि जो भी फिजिकली एग्जिस्ट ना हो, जिसको हम देख ना सकते हो, छू ना सकते हो, लेकिन मनी में उसकी वैल्यू है, तो दैट विल बी इनटेंजिबल एसेट। गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स,
पेटेंट्स क्या होता है बेटा, किसी भी काम को करने का कोई फॉर्मूला जो हमने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा रखा है, जिसकी मनी में भी वैल्यू है। ठीक है, अगर हम वहाँ कहीं से परचेज कर रहे हैं उसको किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है, तो मनी हमने उसके लिए पे किया है ना, तो वो पेटेंट हमारी एसेट है। कोई कॉपीराइट, ठीक है, जैसे हॉल पे मूवीज चलती हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर से पहले कॉपीराइट लेना पड़ता है ना। कॉपीराइट क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है कि भाई तुम ये मूवी इतने दिन तक अपने हॉल पे चला सकते हो, तो उसके बदले भी हमें पैसे देने पड़ते हैं ना। जो पैसों में हमने कोई चीज खरीदी वो हमारे लिए हमारी एसेट हो गई। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, विच आर नॉट फिजिकली एग्जिस्ट एंड नॉट सीन एंड टच्ड, बट इट हैज सम मनी वैल्यू। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड यूजफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड यूजफुल फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, दैट वाइज इट इज अंडर द फिक्स्ड एसेट। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, पहला फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सी, जो 1 साल से ज्यादा यूजेबल है, जिसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, एंड इट विल इंक्रीज आवर अर्निंग कैपेसिटी। टू मोर बाइफर्केशन, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या है, जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं, इंटेंजिबल क्या है, जिसको देख नहीं सकते छू नहीं सकते। ओके, फिर हमारे लिए क्या है ये आगे इसका, और नॉन करंट एसेट की बाइफर्केशन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से भी ज्यादा टाइम में रिलाइजेबल है, जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट ही है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है। अगर हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया हुआ है, बेटा लिया नहीं हुआ, दिया हुआ है, तो उससे बाद में पैसे लेंगे, हम लेंगे तो हमारी एसेट है, लेकिन कब लेंगे, लॉन्ग टाइम के बाद वैसे लेंगे, तो इसलिए क्या है, ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है, फिर या कोई अदर नॉन करंट एसेट जो इनमें नहीं आई, तो वो सब कहाँ पे आ जाएगी, इनमें। तो फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस ओनली 2 टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉन करंट एसेट क्या है, इसका मीनिंग, फिक्स्ड एसेट इसके बाइफर्केशन, दीज टू आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट, एंड यू हैव टू लर्न ओनली दीज टू। ठीक है, अदर्स की मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है क्योंकि दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज। ठीक है, कि इसके नॉन करंट एसेट्स में ये भी आते हैं, लेकिन अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, 11th क्लास के पर्पज के लिए, ठीक है, दीज 2 टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एंड बाइफर्केशन ऑफ टू, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स में क्या है हमारे लिए, ऑल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो मिल गया या मिलने वाला है, फॉर सेलिंग ऑफ एसेट, कोई भी एसेट बेच के, गुड्स बेच के, सर्विसेज दे के, कुछ भी मिलेगा इनमें से किसी भी चीज से, दैट विल बी रिसिप्ट्स। ठीक है, तो इसमें देयर आर 2 बाइफर्केशन ऑफ रिसिप्ट्स, क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, जो रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार आपको मिलेगा, वो रेवेन्यू नेचर है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट वो है जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, यानी कि रिकरिंग नेचर का नहीं है। ठीक है, जो हमें कभी कभी मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का जो क्या है, ऑल अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे बिजनेस हम मान लो ये पेन का कर रहे हैं, तो इस पेन को बेच के बार बार जो पैसे मिलते रहेंगे, बार बार हम इससे एक पेन को बेचेंगे, दूसरा बेचेंगे, फिर तीसरा बेचेंगे, कंटिन्यूसली पूरे साल पेन बिकते रहेंगे, तो पैसा आता रहेगा, तो वो हमारे लिए क्या है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। ये हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लेट मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से मुझे फीस मिलती रहेगी, हर महीने मिलेगी, है ना, हर महीने बार बार मुझे फीस मिलती रहेगी, तो वो हमारे लिए फीस रिसीप्ट भी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। यानी कि जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार होता है इनकम, ठीक है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, और जो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसीट्स, जैसे कि जो कभी कभी मिलती हैं। ठीक है, जैसे अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के नहीं है, जो बार बार नहीं मिलती, ठीक है, वो हमारे लिए कहाँ आती है, कैपिटल रिसीट में। जैसे मान लो बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग को हमने बेच दिया, तो बिल्डिंग को बेचने के रोज रोज थोड़ी बेचते हैं बिल्डिंग को। ठीक है, एक बार बिल्डिंग चलो भाई पुरानी हो गई, चलो यार अब इसमें बिल्कुल भी बात नहीं बन रही, या कोई मशीन बहुत पुरानी हो गई, अब तो ये बिल्कुल ही कचरा हो गई है, अभी इसको हमें फेंकना ही फेंकना है, और फेंक के जो भी मिल जाए वो मिल जाए। ठीक है, तो कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम जनरली नहीं बेचते हैं, जैसे हमने नॉर्मली टेबल खरीदी, टेबल बेचने के लिए नहीं खरीदी, फैसिलिटेट करने के लिए खरीदी थी। बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, फैसिलिटेट करने के लिए खरीदी थी। मशीनरी, फर्नीचर, ये फैसिलिटेट करने के लिए खरीदा था। तो इनको अगर एक टाइम के बाद बेचना पड़ जाए, तो वो कैपिटल रिसीट में आता है। ओके, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है वो रेवेन्यू रिसीट्स है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं है लेकिन फिर भी बेचने से हमें पैसा मिल रहा है, दैट विल बी
कैपिटल एसेट्स। ओके, तो अभी हम इस क्लास के लिए यहीं पे इसको एंड करते हैं, एंड जो लेटर जो हमारे लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म होगी दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके ओके बेटा, अभी आप इसको लर्न करें एंड आस्क योर डाउट्स, ठीक है? ओके बेटा, हैव अ गुड